हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, यह जुनून तेरे इश्क भाग 2 है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को मेरी कहानी पसंद आ रही होगी। चलिए हम इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। परी सोने चली गई। वह नींद में ही घबरा रही थी, अपने सपने में ही डर रही थी। अचानक अपने माथे पर किसी के हाथ होने का एहसास हुआ, जो उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था, और वह शांत होकर सो गई। वह जो भी था, अब उसकी नज़रें परी की पेंडेंट की तरफ थी। वह उस पेंडेंट को बड़े ध्यान से देख रहा था। वहीं दूसरी तरफ माया अपने कमरे में खुद पर ही चिल्ला रही थी। कैसे कैसे हर बार वो बच जाती है? कौन है जो उसे बचा लेता है? तभी कमरे में उसकी माँ नगमा आती है, जो चेहरे से बहुत खतरनाक और शातिर लग रही थी। क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? नगमा ने पूछा। और किसके बचने की बात कर रही हो तुम? माया ने कहा। परी की। मैं परी की बात कर रही हूँ मॉम। हर बार वो बच जाती है, ना जाने कौन उसे बचा लेता है। नगमा ने पूछा। कहना क्या चाहती हो? क्या तुमने उसे मारने के लिए गुंडे भेजे थे? नहीं मॉम, मैं उसे क्यों मारना चाहूँगी? कुछ दिन पहले मैंने अपने आदमी को उसके पीछे लगा रखा था। मालूम चला कि कुछ लोग उसे मारना चाहते थे। मैंने भी सोचा यही मौका है, हमारे रास्ते की कांटे निकल जाएगी, लेकिन वो बच गई, ना जाने कैसे। और आज वो ऑफिस भी आई थी। उसे ऑफिस में देखते ही मेरा खून खौल उठता है मॉम। वो मुझे चैलेंज करके गई है कि वो मुझे परमानेंट अध्यक्ष नहीं बनने देगी। हमने कितनी कोशिश की मॉम, उसे सीईओ के पद से हटाने की, लेकिन हर बार वो बच जाती है। कैसे, आखिर कैसे? नगमा बोली। डोंट वरी माई चाइल्ड। 1 महीने में यदि उसकी कंपनी ने 500 करोड़ जमा नहीं किए, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स खुद उसे सीईओ के पद से हटा देंगे और वो सीधे जेल में चली जाएगी। सो डोंट वरी, काम डाउन। वो हमारे रास्ते से खुद ही हट जाएगी। बस 1 महीना, फिर उसकी कंपनी भी बंद हो जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि उसे मारना कौन चाहता है? और उसने इस बारे में ना ही पुलिस को और ना ही मीडिया को खबर की। माया ने कहा। जो भी हो मॉम, वो हमारा ही काम कर रहा है, इसलिए हमें भी चुप रहना चाहिए। खैर मॉम, डैड कहाँ है? नगमा बोली। वह कुछ दिनों के लिए आउट ऑफ स्टेशन है, तुम्हारी सगाई तक वापस लौट आएंगे। दूसरे दिन परी ऑफिस जाने के लिए रेडी होती है। आज उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट डील होने वाली है। यदि वह डील हो जाती है तो उसकी कंपनी को बहुत बड़ा फंड मिल जाएगा। उसने डोर खोला तो सामने बॉडीगार्ड यश था। उसे देखकर उसने कहा, अरे वाह, तुम्हें भूल ही गई थी। ऑन टाइम हो तुम। परी आगे आगे, यश उसके पीछे पीछे चल रहा था। यश कार ड्राइव करता है और परी पीछे सीट पर बैठ जाती है। परी ने कहा, मैंने कहा था ना, चश्मा उतार कर आना, फिर क्यों पहन लिया? उसने चश्मा उतारते हुए कहा, सॉरी मैम, मुझे चश्मा पहनना अच्छा लगता है। परी बहुत चुपचाप रहती है। यश उसे साइड मिरर से देखा तो परी के चेहरे से परेशानी झलक रही थी। वह बार बार अपनी आंखें बंद करके शायद भगवान से विनती कर रही थी। तभी यश ने कहा, एक बात पूछूं, कोई प्रॉब्लम है? तुम बहुत परेशान लग रही हो। परी ने कहा, आज मेरा बहुत ही इम्पोर्टेंट डील होने वाली है, उसी को लेकर डर रही हूँ। वह डील होना बहुत ज़रूरी है। मेरी कंपनी को 500 करोड़ जमा करना है। यदि नहीं हुई तो मेरी कंपनी डूब जाएगी। यश ने कहा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा डील पक्का हो जाएगा। परी उसे हैरत से पूछे, तुम इतनी यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? वह बोला, क्योंकि तुम दिल की बहुत अच्छी हो। इतनी बड़ी कंपनी की सीईओ होने के बावजूद भी इतनी काम और सरल स्वभाव की हो। अच्छे के साथ अच्छा ही होता है। वह बोली, हम बस कल ही मिले हैं और अब तक तुम मुझे जान भी गए। यश मुस्कुराते हुए कहा, किसी को जानने के लिए एक पल ही काफ़ी होता है, और फिर जिसकी ज़िंदगी खुली किताब हो उसे जानने में देरी कैसी? लेकिन तुम्हारी कंपनी को 500 करोड़ देने क्यों है? परी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अपनों ने ही धोखा दिया मुझे। पैसे वे लिए और सारे इल्ज़ाम मेरी कंपनी पर लग गई। क्या तुम्हारे अपने हैं? फिर भी तुम अकेली रहती हो, ऐसा क्यों? यश ने पूछा। उसकी बात सुन परी खामोश हो गई। काफ़ी सोचकर बोली, मुझे किसी पर भरोसा नहीं है। मेरे आसपास के लोग अपने फ़ायदे के लिए मुझे नुकसान पहुंचाने में थोड़ी भी देर नहीं करेंगे। खैर तुम बताओ, तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है? वह बोला, मैं तो अनाथ हूँ। यह सुन परी को उससे सहानुभूति हो गई। वो भी तो इसी दौर से गुजर रही थी। ऑफिस के सामने गाड़ी लगती है।
दोनों ऑफिस में साथ में एंटर करते हैं। यश को देख सभी हैरान हो जाते हैं। वाह, क्या पर्सनैलिटी है! यह तो किसी सुपरहिट मूवी का हीरो लग रहा है। लेकिन यह मैडम के साथ क्या कर रहा है? आखिर कौन है यह? रोजी ने उनसे कहा, तुम सब अपने अपने काम पर ध्यान दो। यह मैडम का नया पीए है। परी मीटिंग रूम में तुम्हारा सभी वेट कर रहे हैं। परी ने यश से कहा, तुम बाहर ही वेट करो, मीटिंग ओवर होने में टाइम लगेगा। परी अंदर चली जाती है और यश बाहर बैठकर उसका वेट करता है। मीटिंग रूम में, मिस परी, आपने जो प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया है वो काफ़ी कूल और इम्प्रेसिव है। आपकी कंपनी के बारे में बहुत सुना है। आप नई जनरेशन के साथ काम करना चाहती हैं। परी, हम इस डील के लिए रेडी हैं। परी, रोजी और जॉन अंकल खुश हो जाते हैं। थैंक यू हम पर भरोसा दिखाने के लिए। डील साइन होते ही परी खुशी से झूम जाती है। यश उसे बाहर से देखकर खुश हो जाता है। परी आज इतनी खुश थी कि यश को देखते ही उसके गले लग गई। यू आर माई लक, तुमने सही कहा था, मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। परी को यश के गले लगते देख ऑफिस के सभी लोग आश्चर्य से उसे देखते हैं, क्योंकि परी काफ़ी गंभीर रहती थी। परी को भी एहसास होता है कि सभी लोग उसे ही देख रहे हैं। वह जल्दी ही खुद को संभालती और सबसे कहती है, हम सबके लिए गुड न्यूज़ है। अब हमारी कंपनी बहुत जल्द एक नई ऊंचाई को छुएगी। आप सभी को मेरा साथ देने के लिए थैंक यू, और अब से हमें बहुत मेहनत करनी होगी। सभी तालियां बजाने लगते हैं। तभी वहाँ माया, कांग्रेट्स माय डियर सिस्टर, माया ने कहा, जिस कंपनी में कोई पैसा नहीं लगाता उसे इतनी बड़ी कॉन्ट्रैक्ट मिल गई। परी उसे देखते ही बोली, समझ में नहीं आता है कि तुम बार बार यहाँ क्यों आ जाती हो। तुम्हें तो अपने ऑफिस में रहना चाहिए। मेरे ऑफिस में क्या काम तुम्हारा? वह अपना मुंह बनाते हुए बोली, मैं तो तुम्हें यहाँ इनवाइट करने आई थी, अपनी सगाई में आना जरूर, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आफ्टर ऑल वी आर फैमिली। इसी बहाने अपने भाई से भी तो मिल लोगी, जो तुम्हारा चेहरा बिल्कुल देखना नहीं चाहता है। चलती हूँ, बाय। परी केबिन में आकर उदास मन से बैठ जाती है। उसकी आंखें भर आई थी। यश उसे पानी का गिलास देता है। परी अपना इमोशंस कंट्रोल करती है और उसे थैंक यू कहती है। वह पूछा, तुम चाहो तो मुझसे अपना दुख शेयर कर सकती हो, मैं सुनूंगा। परी उसकी तरफ देखती है। उसकी नीली गहरी आंखों में वो खो जाती है। उसे अपनेपन का एहसास होता है। वह बोली, तुम नहीं समझोगे, कोई नहीं समझता। कोई तो छोड़ो, मैं खुद को ही नहीं समझ पाती हूँ। मेरा भाई मुझसे नफरत करता है, मेरे साथ नहीं रहना चाहता है। यश ने पूछा, ऐसा क्यों? वह तुमसे क्यों नफरत करता है? वह बोली, मेरी जिंदगी का 6 महीना कहीं खो सा गया है। मुझे उस बारे में कुछ भी याद नहीं है। मेरे भाई को लगता है कि मैं उसे छोड़कर चली गई थी, लेकिन यह सच नहीं है। मैं अपनी जिंदगी से तंग आ गई थी। मेरा सब कुछ खो चुका था। मैं तो आत्म कहते कहते परी रुक गई। वह गहरी सांस लेते हुए बोली, घर चलते हैं, मुझे रेस्ट की ज़रूरत है। वह गाड़ी में बैठते ही फिर अपने अतीत में चली जाती है। उसके पापा उसकी मम्मी पर चिल्ला रहे थे, मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ, तुमसे मुझे कोई प्यार नहीं है। डैड के कहने पर मैंने तुमसे शादी किया था और अब तक निभा रहा था, लेकिन अब नहीं रह सकता हूँ तुम्हारे साथ। वो जाने लगे तभी परी के दादाजी उसे रोकते हुए, कहाँ जा रहे हो? हमारे खानदान का मान सम्मान को मिट्टी में मिलाकर कौन सा सुकून मिल रहा है तुम्हें? यह पूरा बिजनेस कौन संभालेगा? इसकी चिंता है तुम्हें? धीरेन्द्र ने कहा, आपने मुझे मजबूर कर दिया है डैड। यदि आपने मुझसे सच नहीं छुपाया होता तो शायद आपको यह दिन नहीं देखना पड़ता। तो ठीक है, यदि तुम यहाँ से गए तो मैं तुम्हें जायदाद से बेदखल कर दूंगा। धीरेन्द्र ने हंसते हुए कहा, अब मुझे लालच नहीं है, मैं अपने नगमा के पास जा रहा हूँ। यदि आप मुझे रुकना चाहते हैं तो मेरी नगमा और हमारी बेटी माया को भी इस घर में उनका अधिकार देना ही होगा। फैसला अब आपके हाथ में है डैड। कहकर वो बाहर निकल गया। परी की माँ एकटक से दरवाजे की तरफ देख रही थी। सोचते सोचते परी की आंखों से आंसू अब बाहर आ चुके थे। बहुत कोशिश कर रही थी अपने आंसू को कंट्रोल करने की, लेकिन वह कहाँ मानने वाले थे, बस एक धार से बहे जा रहे थे। उसे रोते हुए देख यश काफी हट हो रहा था। उसने गाड़ी को साइड किया तो परी पूछ बैठी, क्या हुआ, तुमने गाड़ी क्यों रोक दिया? वह बोला, गाड़ी पेट्रोल से चलती है मैम, तुम्हारी आंसुओं से नहीं, जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। तुम्हें रोते हुए देखकर गाड़ी डिस्टर्ब हो रही थी। परी के चेहरे पर मुस्कान बिखर गई।
और वो हंसते हुए बोली, यह जोक था, बहुत ही घटिया जोक था। आई एम सॉरी, अब मैं नहीं रोऊंगी, तुम चला सकते हो, परी अपने आंसू को पोंछते हुए कहा। दोनों घर पहुंचते हैं। रात के करीब 8 बज चुका था। डिनर का समय था। यश ने कहा, अब मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। लेकिन उसका जाना परी को पसंद नहीं आया। वह उसे रुकना चाह रही थी। यश भी जाते हुए मुस्कुरा रहा था। परी की दिल की बात को जैसे उसने भाप लिया हो, लेकिन परी उसे रोके वो भी इंतजार कर रहा था। परी भी असमंजस में थी कि वह उसे रोके या ना, क्या सोचेगा उसके बारे में। फाइनली उसने कहा, रुको यश। यश के बढ़ते कदम रुक गए। तुम मेरे साथ ही डिनर कर लो। कहाँ तुम घर जाकर बनाओगे और फिर खाओगे। यश भी तो यही चाहता था। धीरे धीरे ही सही परी और यश एक दूसरे के करीब आ रहे थे। परी को यश का साथ अच्छा लग रहा था। उसका अकेलापन अब दूर हो रहा था। वह यश पर बहुत भरोसा भी करने लगी थी और अपने काम पर भी अब ज्यादा फोकस कर रही थी। एक दिन ऑफिस से निकलते ही परी ने कहा, यश, गाड़ी पुलिस स्टेशन की तरफ ले चलो। उसी वक्त अंकल जॉन को भी उसने कॉल लगाया और उधर से आवाज आई, क्या हुआ मैडम, आप ठीक हैं? परी बोली, अंकल मैं पुलिस स्टेशन जा रही हूँ, मुझे दादाजी के वकील से मिलना है। वही वकील जिन्होंने उनकी वसीयत बनाए थे। आप उन्हें मेरे घर लेकर आइए, मैं थोड़ी देर में वहाँ पहुँचती हूँ। गाड़ी पुलिस स्टेशन के सामने लगती है। परी अंदर सीधे एसपी के केबिन में जाती है। उसे देख एसपी जसपाल ने पूछा, बेटा परी, तुम यहाँ कैसे, कोई काम था? यश केबिन के बाहर ही रुका रहता है। वह बोली, अंकल आप दादाजी के खास दोस्त हैं। आप जानते हैं कि दादाजी का हार्ट अटैक नेचुरल नहीं था, फिर भी अब तक कातिल को नहीं पकड़ पाए। जसपाल बोले, बेटा परी, हम कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन कातिल बहुत शातिर है, या यूं कहे कि उनका कोई अपना ही है। क्या आप ये क्या बोल रहे हैं अंकल? आप ये कैसे यकीन के साथ कह सकते हैं? जसपाल बोले, यह इसलिए बेटा क्योंकि वो कौन सी मेडिसिन ले रहे थे यह किसी अपने को ही मालूम होगी, गैर को नहीं। घर में ही कोई कातिल छुपा है, इसलिए हमारे लिए भी मुश्किल है उसे ढूंढ पाना, और बिना सबूत के हम किसी पर इल्जाम भी नहीं लगा सकते हैं। पेशेंस रखो परी, इस केस में हम धीरे धीरे ही आगे बढ़ सकते हैं। परी वहाँ से निकल आती है। यश ने पूछा, क्या बात है, तुम बहुत परेशान लग रही हो? परी ने कहा, कुछ नहीं, घर चलते हैं। मौसम अचानक खराब हो गई थी, तेज बारिश होने लगी थी। किसी तरह दोनों घर पहुंचते हैं। परी ने उससे कहा, मैं अब यहाँ से चली जाऊंगी, तुम गाड़ी पार्क कर दो। अच्छा हुआ घर समय पर पहुँच गए, तुम चाहो तो बारिश रुकने तक यहाँ रुक सकते हो। वह बोला, इट्स ओके, मुझे कुछ काम है, तुम जाओ, कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे कॉल कर लेना। यश वहाँ से निकल आता है। उसके जाते ही परी अपने फ्लैट के अंदर आती है तो उसे कुछ अजीब महसूस होता है। किसी का वहाँ प्रेजेंस होना वह महसूस करती है। वह अपनी नज़रें चारों तरफ घुमाती है और कदम धीरे धीरे बढ़ाती है। उसे पर्दे के पीछे परछाई नजर आती है और उसके माथे पर पसीने के बूंदें फैल जाती है। वह वहीं परी हाथ में हॉकी स्टिक उठाकर पूछती है, कौन है वहाँ, सामने आओ। वह अपना कदम धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा रही थी। वह परछाई अब उसके सामने आ जाती है। उसने अपने पूरे चेहरे को ढक रखा था, बस उसकी बड़ी और खतरनाक आंखें दिख रही थी। उसके हाथ में चाकू था। उसे देख परी की हालत खराब हो जाती है और उसके हाथ से हॉकी स्टिक गिर जाता है। वह वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वह नकाबपोश उसका पैर पकड़ फर्श पर पटक देता है और परी को चोट लग जाती है। वह चिल्लाने लगती है। वो किसी तरह वहां पड़ा हॉकी स्टिक उठाकर उसके सिर पर दे मारी, जिससे वह उसके पकड़ से छूट गई। बाहर का दरवाजा खोल बेसमेंट की तरफ भाग रही थी और वो हमलावर उसकी ओर भाग रहा था। बारिश काफी तेज थी, कोई नजर नहीं आ रहा था। वो भाग रही थी कि सामने किसी से टकरा गई। उसकी ओर देखा तो वो यश था। उसे देख उसकी सांस में सांस आई और डर से उसकी बाहों में सिमट गई और रोने लगी। थैंक गॉड यश, तुम आ गए। हमलावर जस्ट उसके सामने था। वह परी पर जैसे ही हमला करने वाला था, यश ने उसके हाथ को मजबूती से पकड़ लिया, जिससे उसके हाथ से चाकू नीचे गिर गया। यश उसके चेहरे पर मुक्के मारने लगा, जिससे वो घायल हो गया। वह उसके चेहरे से वह नकाब हटाने की कोशिश करता है, लेकिन वो किसी तरह यश के चंगुल से बच निकलता है। यश परी को बाहों में उठाया और घर के अंदर लेकर आया। परी का अभी भी बुरा हाल था। वह डरी हुई थी।
यश पानी का गिलास देकर उसके पास बैठ गया और उसे काम डाउन करने की कोशिश करने लगा। वहीं दूसरी तरफ माया के घर में माया के पापा धीरेन्द्र को अचानक देख सभी खुश हो जाते हैं। माया बोली, डैड, आप तो 2 दिन बाद आने वाले थे ना, फिर अचानक कैसे? धीरेन्द्र अपनी बेटी माया से कहा, कांग्रेट्स माई प्रिंसेस, तुम अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठी गई, और रही बात मेरे आने की तो काम खत्म हो गया था और तुम सबकी बहुत याद आ रही थी। नगमा ने टोका, टेम्पररी अध्यक्ष है आपकी लाडली। धीरेन्द्र बोले, अब वह भी दिन दूर नहीं जब मिरल ग्रुप ऑफ कॉरपोरेशन एंड लिमिटेड की परमानेंट अध्यक्ष मेरी बेटी ही बनेगी। लेकिन क्रिस कहाँ है? वह दिखाई नहीं दिया। है डैड, आई एम हियर, वह गले लगते हुए बोला। सभी साथ में बैठकर बात करते हैं। नगमा ने पूछा, इंस्पेक्टर से बात हुई तुम्हारी? कुछ पता चला कि पापा जी को हार्ट अटैक कैसे आया था? धीरेन्द्र ने कहा, बात हुई थी, चल रही है जांच, देखो क्या होता है। माया ने कहा, परी है ना उनकी लाडली, वह तो आए दिन पुलिस स्टेशन की चक्कर लगाते रहती है, और ऐसे भी दादाजी के साथ क्या हुआ उससे हमें क्या, हमारे साथ तो उन्होंने कभी अच्छा किया ही नहीं, हम तो उनके लिए हमेशा से ही पराए रहे। तभी तो मिरल ग्रुप कंपनी का 70% शेयर की मालकिन अकेले वो परी है और हमें 30% में बांट दिया। वह तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को हमें कन्विंस करना पड़ा और हमें मौका भी मिल गया। यदि उसकी कंपनी पर 500 करोड़ का लोन नहीं होता तो आज वो अध्यक्ष होती, मैं नहीं। यदि परी ने खुद को साबित कर दिया और उसकी कंपनी 500 करोड़ का फंड जमा कर लिया तो अध्यक्ष की कुर्सी उसे मिल जाएगी, फिर कुछ नहीं बचेगा हमारे पास। धीरेन्द्र ने कहा, शांत हो जाओ माया, डैड ने जो भी किया उसे हम बदल नहीं सकते हैं, और यदि तुम्हें अध्यक्ष बने रहना है, यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ। दूसरे को ब्लेम करना बंद करो। और क्रिस, तुम्हारा कॉलेज कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है डैड। अचानक बात करते करते धीरेन्द्र कुछ गंभीर होकर सोच रहा था और नगमा उसके गंभीर चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रही थी। वहीं परी के घर में थोड़ी देर में डोर की घंटी बजती है। घंटी की आवाज सुन परी फिर डरकर यश के हाथ को जोर से पकड़ लेती है। यश उसे इशारे में शांत करता है और दरवाजा खोलता है तो सामने जॉन अंकल, रोजी और वकील थे। रोजी अंदर आकर देखी तो घर पूरी तरह से बिखरा हुआ था। वह देखकर समझ गई और जल्दी से परी के कमरे में जाकर उसे देखी तो वह सहमी और डरी हुई थी। रोजी ने पूछा, यहाँ क्या हुआ था? तुम ठीक हो ना? यश ने सभी को सारी बातें बताता है तो रोजी कहती है, देखा, मैंने कहा था ना कि तुझे बॉडीगार्ड की ज़रूरत है। आज यदि यश ना होता तो ना जाने आज क्या होता। वो तुम्हारे घर तक पहुंच गया है। तुमने उसका चेहरा देखा यश? यश ने कहा, नहीं, वो मेरे हाथों से भाग निकला, लेकिन हमें सीसीटीवी देखना चाहिए, उससे हमें कुछ पता चल जाएगा। अंकल जॉन ने कहा, सॉरी बेटा, हमें भी आने में वक्त लग गया, बारिश की वजह से रोड जाम हो गई थी। परी ने कहा, अब मैं ठीक हूँ अंकल, सॉरी आपको भी इतनी दिक्कत करके यहाँ आना पड़ा, लेकिन अभी मैं बात करने की कंडीशन में नहीं हूँ, मैं थोड़ी देर रेस्ट करना चाहती हूँ। सभी बाहर हॉल में आ जाते हैं। रोजी ने कहा, थैंक यू यश, हम कल सीसीटीवी कैमरा देखते हैं, हम कल सीसीटीवी कैमरा चेक करते हैं। अभी हम चलते हैं, तुम परी का ख्याल रखना, उसे एक पल के लिए भी अकेला मत छोड़ना, चाहे वो कितनी भी जिद क्यों ना करे। मैं तो कहती हूँ रात में भी परी के साथ ही रुका करो, हम जानते भी नहीं है कि कौन है जो परी को नुकसान पहुँचाना चाहता है। यश ने कहा, तुम जाओ, मैं सब संभाल लूँगा। सभी वहाँ से चले जाते हैं। यश परी के बेडरूम में जाता है और देखा तो वह सो रही थी, तो उसका दरवाज़ा धीरे से बंद कर हॉल में आकर लेट जाता है और वह कुछ सोचने लगता है, जहाँ उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है, जाओ उस पेंडेंट को लेकर आओ यश, वह पेंडेंट हमारा है, उस पर सिर्फ हमारा अधिकार है। वह आवाज़ एक लड़की की थी। वह पेंडेंट कोई मामूली सा नहीं है, यदि किसी के हाथ लग गई तो अनर्थ हो जाएगा और तुम बर्बाद हो जाओगे। क्या था उस पेंडेंट का रहस्य? कौन थी वो लड़की? किस मकसद से यश परी की ज़िंदगी में आया था? क्या यश और परी एक दूसरे के करीब आएंगे? क्या उनका प्यार मुकम्मल होगा, या यश का अतीत परी की ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख देगा? यह हम सब जानेंगे अगले भाग में। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी को मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।